इतने परेशान क्यों हैं? ये वो एक्टर हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में कुछ नहीं बोला, कंगना रनौत के साथ जो कुछ हुआ उस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन ड्रग्स ने इन्हें परेशान कर दिया। जनता में इस बात को लेकर नाराजगी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर जनता के पैसों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स खामोश क्यों बैठे हैं। उनकी चुप्पी अब जनता को चुभने लगी है, क्योंकि इसी जनता के दम पर ये सारे कलाकार माया नगरी में अपने बड़े बड़े महल खड़े करते हैं। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर एक फिल्मी कलाकार की जिम्मेदारी क्या है। क्या एक सफल अभिनेता एक सफल नेता भी बन सकता है? और आज दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के लगभग 5 महीने के बाद संसद में सरकार ने कहा है कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और सेना के जवान मातृभूमि की रक्षा में मजबूती के साथ तैनात हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया है कि लद्दाख में चीन ने अपने इलाके में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर रखा है और इसके जवाब में भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस तैयारी पर आज हम लद्दाख से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले भारत को विदेश नीति के मामले में एलिफेंट यानी हाथी कहा जाता था, लेकिन पिछले 5 महीनों में यह हाथी अब एक शेर बन चुका है। आखिर गजराज कैसे बन गया सीमा पर शेर, इसके कूटनीतिक मायने भी आज हम आपको समझाएंगे। और कल डीएनए में हमने आपको बताया था कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद कैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर पर हमले की योजना बना रहा है, साजिश कर रहा है। 41 दिन पहले 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था और जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने उसी दिन यह धमकी दे दी कि मंदिर निर्माण रोकने के लिए उसके आतंकवादी अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या कारण है कि पाकिस्तान में आज भी बाबर और गजनवी जैसे हमलावर ही आदर्श माने जाते हैं और पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को समर्थन करने वाले कट्टरवादी, चाहे वो भारत में ही क्यों ना बैठे हों, वो भी बाबर को ही अपना आदर्श मानते हैं। पाकिस्तान और ये सारे लोग कभी सेकुलर सोच वाले मुसलमानों को अपना आदर्श नहीं मानते। डीएनए में आज हम मुस्लिम कट्टरपंथियों की बाबर वाली सोच का विश्लेषण आपके सामने करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा पेश करने की कोशिश की, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने बैठक बीच में ही छोड़ दी। रूस में हो रही इस बैठक में कई देश हिस्सा ले रहे हैं। रूस ने भी पाकिस्तान को कड़े शब्दों में फिर ऐसा न करने की चेतावनी दी। साथ ही रूस की तरफ से भारत को भरोसा दिलाया गया कि वो पाकिस्तान की इस हरकत का समर्थन नहीं करता और उसे उम्मीद है कि इस घटना का भारत और रूस के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में जानकारी दी। उन्होंने सीमा पर चीन की तरफ से की जा रही घुसपैठ की कोशिश की जानकारी देते हुए भरोसा दिलाया कि किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना पूरी तरह मुस्तैद है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिक और गोला बारूद जुटा लिए हैं, जिसके जवाब में भारत की भी पूरी तैयारी है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जवानों का जोश हाई है और संसद को प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि पूरा सदन जवानों के साथ खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की एकतरफा कार्रवाई से भारत और चीन के संबंध खराब हुए हैं। भारत शांतिपूर्ण तरीके से विवाद का हल चाहता है। रक्षा मंत्री कल सुबह 11 बजे चीन के मुद्दे पर राज्यसभा में बयान देंगे। चीन के मुद्दे पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बावजूद वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा। लेकिन मोदी जी, आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराए जाने की मांग की। ये देश सिर्फ राजनाथ सिंह जी के नहीं, ये देश हम सब के हैं और हम सब ये चुने हुए नुमाइंदे हैं और सदन के अंदर हमारी जो
मन की बात, दिल की बात हमें थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। यकीनन पूरा देश मिलिट्री के साथ है, आर्मी के साथ हमेशा था और रहेगा, मगर यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप की सरासर नाकामी है और मोदी सरकार की ही वजह से जो 20 हमारे बहादुर सिपाहियों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी करने में जुट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन, डिलीवरी एप्स और इन एप्स के CEO, CFO समेत करीब 1400 व्यक्तियों और संस्थाओं की जासूसी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नजर भारतीय रेलवे के साथ इंटर्नशिप करने वाले एक इंजीनियरिंग छात्र से लेकर पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली कम से कम 1400 संस्थाओं पर है। इतना ही नहीं, चीन देश के स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और भारत में स्थित विदेशी निवेशक और उनके संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारियों की भी निगरानी कर रहा है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत देश के जाने माने 10,000 लोगों की जासूसी करने का मामला सामने आया था। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की जासूसी की बात भी सामने आई थी। चीन की कंपनी शेनझेन इन्फोटेक और झेनहुआ इन्फोटेक ये जासूसी कर रही हैं। संसद के मानसून सत्र में आज सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के पास होने से सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सदन में ये बिल लाया गया। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया, जो संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और ये 7 अप्रैल को लागू हुआ था। I am really thankful you have supported the bill, and I once again request entire House to support. You have supported to pass this bill unanimously. Thank you very much, sir. बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा आज एक बार फिर संसद में गूंजा। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने ये मुद्दा शून्यकाल में उठाया। बिना नाम लिए बीजेपी सांसद रवि किशन और एक्टर कंगना रनौत पर गंभीर आरोप लगाए। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate. एक्टर कंगना रनौत ने इसके बाद ट्वीट करके जया बच्चन से अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन के नाम पर तीखे सवाल पूछे। जया बच्चन के आरोपों पर बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। मुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमसे ऐसा कहेंगे। मुझे लगा था वो सब सपोर्ट करेंगे, मेरा समर्थन करेंगे, क्योंकि मैं युवाओं के लिए बोल रहा हूँ। मेरे इंडस्ट्री में कुछ चुनिंदा लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं वो एक फैशन ना बन जाए और मेरे बच्चे कल या जया जी के परिवार के बच्चे या देश के बच्चे आए। बहुत महंगे ड्रग्स हैं जो आ रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और इसको बर्बाद हो रहे हैं। इजीली अवेलेबल है, ये कैसे इजीली अवेलेबल हो गया, कैसे ये लीगल करके इन लोग इंडस्ट्री में भेज रहे हैं। सोमवार को रवि किशन ने लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था और इस दिशा में केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हुई हैं। इनमें पटना की बेउर और करमलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती को आविष्कार और इनोवेशन की जननी बताया। बिहार की धरती तो आविष्कार और इनोवेशन की पर्याय रही है। बिहार के कितने ही बेटे हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंचते हैं। देश के बहुत सारे लोग अब तक मीडिया पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि जब देश में इतना कुछ चल रहा है, चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है, भारत में आर्थिक रूप से बहुत परेशानी लोगों को हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, ऐसे में भी मीडिया सारे दिन सुशांत सिंह राजपूत की खबरें दिखाता रहता है। कई लोगों ने ऐसी शिकायतें की, लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का यह मामला और बॉलीवुड का यह मामला अब भारत की संसद तक पहुंच गया है और भारत की संसद में भी इस पर चर्चाएं हो रही हैं।
और आज बड़ा सवाल जो भारत की संसद में पूछा गया वो ये है कि क्या बॉलीवुड के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। यह सवाल आज भारत की संसद में पूछा गया है। समाजवादी पार्टी की सांसद और मशहूर फिल्म एक्ट्रेस जया बच्चन ने राज्यसभा में आज कहा कि ड्रग्स के मामले को लेकर बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश हो रही है। यानी ये मामला देश भर के न्यूज चैनल से होता हुआ, अखबारों से होता हुआ, सोशल मीडिया से होता हुआ भारत की संसद तक पहुंच गया है और भारत की संसद में अब इस पर चर्चाएं हो रही हैं। जया बच्चन की नाराजगी गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन के एक बयान को लेकर थी। रवि किशन ने कल लोकसभा में यह बयान दिया था कि बॉलीवुड भी ड्रग्स की लत का शिकार हो चुका है और इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। जया बच्चन की प्रतिक्रिया बेहद अहम है क्योंकि ड्रग्स के मामले पर अब तक फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर भी बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ था और बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। कंगना के साथ जो कुछ हुआ उस पर पूरा बॉलीवुड चुपचाप बैठा रहा। ये सारे वो लोग हैं जो फिल्म के बड़े पर्दे पर नायक बनते हैं, हीरो बनते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते हैं और आप अपनी जेब से अपना खून पसीने की कमाई का पैसा खर्च करके इन बड़े बड़े नायकों को देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं और आप इन्हें सचमुच का नायक मान बैठते हैं। जया बच्चन ने यहां तक कह दिया कि जो लोग बॉलीवुड में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही जया बच्चन ने संसद में बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया, उनके समर्थन और विरोध में अलग अलग बयानों की झड़ी लग गई। सबसे पहले हम आपको राज्यसभा में दिए गए जया बच्चन के उस बयान को सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ड्रग्स के मामले पर फिल्म इंडस्ट्री का खुलकर बचाव किया है। आप सुनिए क्या कहा है उन्होंने। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. Just because there are few people, you cannot tarnish the image of the entire industry. Right. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन आपने क्या इस बात को पर गौर किया, आपने नोट किया, जया बच्चन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कंगना रनौत के साथ जो कुछ हुआ मुंबई में, उसके बारे में, उनके बचाव में कुछ नहीं कहा। वो पहली बार अब अपना बयान दे रही हैं, वो भी देश की संसद में, और वो ये कह रही हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जया बच्चन के बयान पर सबसे पहली प्रतिक्रिया कंगना रनौत की ही आई है और उन्होंने ये पूछा है कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती जब मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, घसीटा जाता और उसके साथ बदसलूकी की गई होती, तो भी तब जब वो टीनेज में हो? क्या आप यही बात अभिषेक के बारे में भी बोलती जब उसे लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो अपने घर में लटकता हुआ पाया जाता? मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूं कि हम लोगों के लिए भी कुछ संवेदना दिखाइए। ये लिखा है कंगना रनौत ने जया बच्चन को। जया बच्चन जिस तरह से आज बात कर रही हैं, ऐसा लगता है जैसे वो बॉलीवुड की फर्स्ट लेडी हैं, बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली की सदस्य हैं और बच्चन परिवार जो है वो बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली है। जया बच्चन तो यहां इतना बोल रही हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अभी तक ना तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अपना मुंह खोला है, ना कंगना रनौत के बारे में अपना मुंह खोला है अभी तक, ना ही जो कुछ इतने महीनों में जो चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में उसके बारे में उन्होंने एक भी बयान दिया है। आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ही अमिताभ बच्चन की ट्रोलिंग हो रही थी और लोग ये कह रहे थे कि आप चुप क्यों बैठे हैं, आप खुलकर बोलते क्यों नहीं। लेकिन ये भी देखिए अजीब सी बात है, अमिताभ बच्चन की ट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं, वो चुपचाप बैठे हैं।
और जया बच्चन की ट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वो खुलकर संसद में बोल रही हैं। लेकिन समस्या यह है कि जया बच्चन ने जो आज कहा उससे देश के बहुत सारे लोग उनसे एग्री नहीं करते। जया बच्चन और कंगना रनौत की इस बहस से सवाल उठता है कि क्या एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए या देश के बड़े मुद्दों पर सामने आकर बोलना भी चाहिए। एक एक्टर को क्या करना चाहिए? आप एक एक्टर को किस भूमिका में देखना चाहते हैं? दूसरों के लिखे शानदार डायलॉग्स पर्दे पर बोलता रहे, वो आपको अच्छा लगेगा, या फिर वही एक्टर देश के बड़े बड़े मुद्दों पर बात करने लगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्टरों को बाहर आना चाहिए, बड़े बड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए, कश्मीर पर बात करनी चाहिए, पाकिस्तान पर बात करनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ उस पर बात करनी चाहिए, देश के हर मुद्दे पर उन्हें अपनी राय देनी चाहिए, चीन के बारे में उन्हें अपनी राय देनी चाहिए। जया बच्चन सांसद हैं और सांसद होने के नाते वो सिर्फ बॉलीवुड का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती। संसद इस देश की है, राज्यसभा पूरे देश की है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो किसी मुद्दे पर जब बोलेंगी तो बहुत सोच समझ कर बोलेंगी। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जब पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर अभियान चला रहा था, तब जया बच्चन ने एक शब्द भी ना तो कहीं लिखा ना उन्होंने बोला, तब बिल्कुल चुप रही। जब कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब भी जया बच्चन बिल्कुल चुप रही। लेकिन हैरानी है कि जब ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती के फंसते ही जया बच्चन बोल पड़ी। उन्होंने इस बारे में बोलने के लिए देश की संसद को चुना, यानी देश के सबसे बड़े राजनीतिक मंच को उन्होंने यहां बॉलीवुड के लिए इस्तेमाल कर लिया और यह पूरा मामला आज संसद तक पहुंच गया। अब आप मीडिया को क्या दोष देंगे? यहां आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि जया बच्चन के समर्थन में कौन कौन से बड़े एक्टर आज ही एक ही दिन के अंदर सामने आ गए। इनमें से कई फिल्मकार भी हैं, एक्टर भी हैं, और इनमें कौन कौन है? कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनका आपको अंदाजा अभी तक हो गया होगा। इनमें फरहान अख्तर का नाम है, इनमें जोया अख्तर का नाम है, सोनम कपूर का नाम है, तापसी पन्नू है, अनुभव सिन्हा है और दिया मिर्जा जैसे कलाकार शामिल हैं। ये सारे लोग तुरंत जया बच्चन के समर्थन में आ गए। इसलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि एक एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए या बड़े मुद्दों पर बोलना भी चाहिए? जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स रैकेट की बात सामने आई है, यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जया बच्चन आखिर किसको बचाना चाहती हैं, किसके लिए जया बच्चन परेशान हो रही हैं, क्योंकि पूरा बॉलीवुड तो खुद कई महीनों से बिल्कुल शांत बैठा है, चुप बैठा है। बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बड़े बड़े हीरो अपने अपने घरों में बंद होकर बैठे हुए हैं। यह सवाल सिर्फ जया बच्चन से नहीं बल्कि बॉलीवुड के हर उस कलाकार से है जो अपने ही कुछ साथी कलाकारों के साथ अन्याय होने पर चुप बैठा हुआ था। ये सारे कलाकार, ये सारे हीरो वो हैं जो फिल्मी पर्दे पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और हमेशा जीत जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में जब अन्याय होता है तो ये चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं। अमिताभ बच्चन भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अब तक बिल्कुल चुप रहे हैं। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग उठाने वाले चाहते हैं कि वो उनकी मौत पर बात करें, यानी अमिताभ बच्चन को खुलकर बात करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। लोग ये भी चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट पर भी अपनी राय देश को बताएं। लेकिन आज जया बच्चन ने इस मामले पर जो कुछ कहा है उससे साफ हो गया है कि बॉलीवुड अब दो हिस्सों में बंट गया है। कई फिल्म कलाकारों ने जया बच्चन के बयान के समर्थन में ट्वीट किए हैं, उनके बयान को उनके साहस की निशानी बताया है। जया बच्चन ने जो बयान दिया था वो सांसद और एक और अभिनेता रवि किशन के बयान की प्रतिक्रिया में था। जया बच्चन के बयान पर रवि किशन ने जो जवाब आज दिया है वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। जया जी मेरी बात समझी नहीं कि मैं इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं, जो इंडस्ट्री विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री, इसको कौन खोखला करना चाह रहा है? जया जी से मेरा यही सवाल है कि कौन इसको बर्बाद करना चाह रहा है, कौन इनडायरेक्टली इसमें आ रहा है, कौन ड्रग्स करके यूथ को, युवाओं को, हीरोज को खत्म करना है जो रोल मॉडल्स हैं देश के, तो एक फैशन ना बन जाए। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए हमने बात कही थी। और जया जी को उन्होंने सुना ही नहीं। पहली बात, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स नहीं ले रही है, कुछ लोग ले रहे हैं, और ना मैंने गटर का इस्तेमाल किया शब्द का, ना मैंने कुछ नाली कहा।
जया जी ने कहा जी थाली में खाते हैं, तो जया जी उसमें छेद करते हैं। मैं आपको बता दूं, ना मुझे कोई किसी ने थाली दी कभी, ना मुझे फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने खाना दिया। मैंने स्वयं की एक भोजपुरिया थाली बनाई, स्वयं को लॉन्च किया। भोजपुरी समाज ने, देश ने सुपरस्टार बनाया और आज 1 लाख लोगों का रोजगार चलता है इस इंडस्ट्री से। सो आप कोई सोचना ही नहीं चाहिए कि थाली खाना उसके लिए, छेद उसके लिए सूट करता है जिसको किसी ने लॉन्च किया, जिसका कोई गॉडफादर हो। मेरा तो कोई गॉडफादर ही नहीं रहा, स्वयं भू हूं मैं। लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर आया हूं जया जी ऊपर। तो ये सब सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा सेल्फ मेड आदमी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो बड़ी बात यह है कि अगर बॉलीवुड में ड्रग्स के रैकेट की जांच होती है तो क्या इससे बॉलीवुड खत्म हो जाएगा? क्या ये बॉलीवुड के खिलाफ साजिश है? क्या जया बच्चन ये कहना चाहती हैं कि बॉलीवुड में जो तमाम कलाकार ड्रग्स लेते हैं वो जांच के दायरे से बाहर होने चाहिए, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वो ये कहना चाहती हैं? और अगर कोई ये कहता है कि जांच होनी चाहिए तो फिर वो बॉलीवुड के खिलाफ है। बड़ी बहस अब ये हो गई है। लेकिन इसमें खास बात ये है, आपने ये नोट किया कि अब सुशांत सिंह की मौत से ये सुई हटकर कहीं और जा रही है। अब लोग सुशांत सिंह की मौत को तो भूल गए और बाकी चीजों पर आ गए। अब ड्रग्स की बात होने लगी है, अब बॉलीवुड की बात होने लगी है। और दुख इस बात का है कि जहां से पूरी बहस शुरू हुई थी, यानी सुशांत सिंह की मौत हुई कैसे, उन्होंने आत्महत्या की है, आत्महत्या के लिए किसी ने उन्हें मजबूर किया था, या उनकी हत्या हुई है, इस बात के बारे में अब कोई बात ही नहीं कर रहा। ये कितनी बड़ी बात है। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स लेते हुए जो वीडियो जी न्यूज ने आप सबको दिखाए थे, उसके बाद से ही फिल्मी सितारों के बीच एक बहस छिड़ गई और ऐसा लग रहा है जैसे ड्रग्स पर बॉलीवुड का बंटवारा हो चुका है। अलग अलग कैंप्स बन चुके हैं, अलग अलग हैशटैग और कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। अब बहस इस बात पर हो रही है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कल्चर की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को आप देखिए, ये वीडियो हमने पूरे देश को दिखाया था, आज आप फिर से देख सकते हैं। और इसमें आपको रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का सेवन करते हुए दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे ऐसे सबूत सामने आए हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्मी कलाकार ऐसे हैं जो खुलेआम अपने घरों में पार्टीज के दौरान ड्रग्स लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर 3 महीने तक मौन व्रत धारण करने वाले बड़े बड़े कलाकार अब ड्रग्स की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। अब तक तो बोले नहीं, लेकिन अब बोलने लगे हैं। ऐसा लगता है कि सुशांत के न्याय की लड़ाई अब पीछे छूटने लगी है। सवाल यह है कि क्या फिल्मी कलाकारों को ड्रग्स की जांच में भी डिस्काउंट मिलना चाहिए? क्या फिर इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? बड़े बड़े अभिनेता, निर्माता, निर्देशक ड्रग्स के खिलाफ स्वच्छता अभियान से इतने परेशान क्यों हैं? ड्रग्स पर दम मारो दम और उड़ता पंजाब जैसी फिल्में तो बनाई जा सकती हैं, उनमें बड़े फक्र से ये सारे कलाकार काम भी करते हैं। फिल्मों में ड्रग्स पार्टियों को ग्लैमरस तरीके से दिखाया जा सकता है, लेकिन उड़ता बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की जांच को बॉलीवुड को बदनाम करने के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? क्या कुछ फिल्मी कलाकारों के लिए ड्रग्स एक मल्टी विटामिन बन गया है? ये सवाल भी यहां उठता है कि क्या फिल्मी कलाकार हमेशा सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं? नेता हो या फिर अभिनेता, दोनों की सफलता और असफलता आम जनता ही तय करती है। फिल्मी कलाकार की सफलता तब तय होती है जब जनता अपनी जेब से पैसा खर्च करके उनकी फिल्मों को सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाती है, और अभिनेता की सफलता यहां से तय होती है, और नेता की सफलता तब तय होती है जब यही जनता उसे वोट डालती है। नेता और अभिनेता दोनों जनता की तालियों के दम पर ही अपनी कामयाबी की कहानी लिखते हैं। जनता चाहे तो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकती है और हीरो से जीरो भी बना सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादातर फिल्म अभिनेता अपने हितों और सुविधा के मुताबिक बोलते हैं और खामोश रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड में एक ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें अपनी फिल्म के रिलीज से ठीक पहले ये सारे फिल्मी एक्टर या तो कोई विवादित बयान देते हैं या फिर किसी विवादित मुद्दे के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा कई कलाकार इससे पहले ऐसा कर चुके हैं। दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार जेएनयू तक होकर आ गए थे ताकि वो अपनी फिल्म को प्रमोट कर सके। तो ये सब देखा जाता है कि जब एक्टर राजनीति में आते हैं तो अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े फिल्म कलाकारों की भी यही कहानी है। राजनीति में उनकी हैसियत कभी शो पीस से ज्यादा की रही नहीं। पहले फिल्म कलाकारों की भूमिका राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटाने की हुआ करती थी, बड़े बड़े नेताओं के लिए कैंपेन करने की हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक दलों ने उन्हें टिकट देनी शुरू कर दी।
और नया ट्रेंड शुरू हो गया। इसके बाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको याद होगा अमिताभ बच्चन है, जिन्हें 1984 में राजीव गांधी ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से टिकट दिया था। उन्हें उस दौर के बड़े नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतारा गया था और अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को 1,87,000 वोटों से तब हरा दिया था। इस हार से हेमवती नंदन बहुगुणा का करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अमिताभ बच्चन भी राजनीति में ज्यादा चल नहीं पाए और सिर्फ 3 साल के बाद उन्हें राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। और तब यह पहली बार बात सामने आई थी कि एक्टरों को, यानी जो बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हैं, ये जब फिल्म के पर्दे पर आते हैं तो दूसरों के लिखे डायलॉग्स बोलते हैं और ये उसी में अच्छे रहते हैं। जिस दिन इन्हें अपने डायलॉग्स खुद बोलने पड़ते हैं, अपने डायलॉग्स खुद लिखने पड़ते हैं, उसी दिन ये कलाकार फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए ये कलाकार चलते ही तब हैं जब कोई दूसरा इनके लिए डायलॉग्स लिख रहा होता है, दूसरा इन्हें डायरेक्शन दे रहा होता है कि क्या करना है, कहां एक्टिंग करनी है और कहां क्या अदाएं दिखानी है। शत्रुघ्न सिन्हा भी फिल्मों में जितने सफल रहे उतनी सफलता उन्हें राजनीति में नहीं मिली और कई बार वो सांसद बने, वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन अपने बयानों के कारण वो बीजेपी से दूर होते गए। फिलहाल वो कांग्रेस में है, लेकिन वहां भी कोई खास भूमिका आजकल उनकी नजर नहीं आ रही। ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूं। विनोद खन्ना है, गोविंदा है, राज बब्बर है, परेश रावल है, हेमा मालिनी है, उर्मिला मातोंडकर है और अनुपम खेर को भी कुछ हद तक आप उसमें शामिल कर सकते हो। हालांकि अनुपम खेर ने चुनाव तो नहीं लड़ा है, लेकिन वो आजकल राजनीति में काफी दिलचस्पी रखते हैं और बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। अब दूसरी तरफ एक बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जैसे ही कोई कलाकार, फिल्मी कलाकार, एक्टर बड़े बड़े मुद्दों पर खुलकर आपके साथ अपनी बात रखने लगता है, खुलकर ट्वीट करने लगता है, सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालने लगता है, तो क्या फिर उसे काम मिलना बंद हो जाता है? क्या उसकी विचारधारा की वजह से उसके करियर पर फर्क पड़ता है? क्या उसकी विचारधारा फिर यह तय करती है कि उसे फिल्म इंडस्ट्री में कितना काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक उदाहरण और एक सवाल आज आपके मन में हम छोड़कर जाते हैं। कंगना रनौत अब एक एक्ट्रेस तो है ही, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा राजनीति में भी आने लगी है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब कुछ वर्षों में वो नेता बन जाएंगी, कुछ वर्षों में शायद चुनाव भी लड़ने लगेंगी। लेकिन क्या यह फिल्म इंडस्ट्री अब दोबारा कंगना रनौत को किसी भी फिल्म में काम करने का मौका देगी? क्या कोई भी बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर जो मुंबई में इस समय रहता है, वो शिवसेना को नाराज करके कंगना रनौत को कभी अपनी किसी फिल्म में काम करने का मौका देगा? यह बड़ी बात है। क्या कोई और बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर जो कैसा भी हो अब कंगना रनौत को अपनी फिल्म में लेगा? क्या कोई बड़ा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्म प्रोड्यूसर, कोई बड़ा फिल्म फाइनेंसर कंगना रनौत अगर अपने लिए भी फिल्म बनाएंगी तो क्या उसमें पैसे लगाएगा? यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा कि कंगना का फिल्मी करियर इसके बाद कहां जाता है, वो फिल्मों में सरवाइव कर पाएंगी या नहीं। यह अलग बात है कि वो बाद में राजनीति में आ जाएं, चुनाव लड़ने, बड़ी नेता बन जाएं, आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री उनका कितना साथ देगी और उन्हें कितना काम देगी, ये आपको आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि जब कोई कलाकार खुलकर अपनी बात कहता है देश के सामने, तो यह फिल्म इंडस्ट्री उसका क्या हश्र करती है। अब दूसरी तरफ, ये तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, दूसरी तरफ आप दक्षिण भारत की इंडस्ट्री देखिए, वहां की फिल्म इंडस्ट्री, जहां फिल्मों के कलाकार तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। उनकी राय अक्सर जनता के बीच में बहुत ध्यान से सुनी भी जाती है, जनता उनकी बातों को गंभीरता से लेती है और शायद यही कारण है कि दक्षिण की राजनीति में फिल्म कलाकारों का हमेशा से बहुत प्रभाव रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल एमजी रामचंद्रन है, जो 10 साल तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। वो तमिल फिल्मों के सफल कलाकार थे। आज भी तमिलनाडु में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। एमजी रामचंद्रन की शिष्या कही जाने वाली जयललिता राजनीति के शिखर तक पहुंची। 140 फिल्मों में काम करने के बाद जयललिता 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत भले ही खुलकर राजनीति में ना आए हों, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा खुलकर अपनी बात रखते हैं और रजनीकांत के बयानों को पूरे देश में गंभीरता से लिया जाता है। इसी तरीके से आप कमल हासन को देख लीजिए। कमल हासन ने तो अपनी एक पार्टी भी बना ली है, वो भी खुलकर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। दक्षिण भारत में राजनीति में कामयाब एक्टरों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें एनटी रामाराव हैं, करुणानिधि हैं, कमल हासन हैं, चिरंजीवी जैसे कई मशहूर नाम यहां पर शामिल हैं। तो ये एक बड़ी बात है
और आज बहस का ये विषय हम आपके साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप इसके बारे में सोचिएगा कि ये बॉलीवुड जो है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें आप इन बड़े बड़े कलाकारों को अपने खून पसीने की कमाई का पैसा खर्च करके देखने के लिए जाते हैं, जब असल जिंदगी में बड़े बड़े मुद्दे आते हैं तब ये कैसा काम करते हैं, ये कैसी राय आपके सामने रखते हैं। और क्या अब हमें एक नए युग की तरफ जाना चाहिए जहां हम कलाकारों को सिर्फ कलाकार मानकर चलें और जहां हम इस बात को स्वीकार कर लें, इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि ये कलाकार हैं, ये नकली हैं, ये सिर्फ दूसरों के डायलॉग्स फिल्मी पर्दे पर आकर बोलते हैं और इनसे आप कोई और उम्मीद मत कीजिए। इनसे मत उम्मीद कीजिए कि ये चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े होंगे। इनसे मत उम्मीद कीजिए ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलेंगे। इनसे मत उम्मीद कीजिए कि ये आतंकवाद के खिलाफ कभी कोई बयान देंगे। इनसे मत उम्मीद कीजिए कि ये कश्मीर के बारे में कुछ अच्छा कहेंगे। और इनसे ये भी मत उम्मीद कीजिए कि ये कभी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इंसाफ मांगने की मुहिम में शामिल होंगे। तो इसलिए ये एक नया युग है और इस युग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको, जैसे आप अपने नेताओं को जज करते हैं, अब समय आ गया है कि अभिनेताओं के बारे में भी आप अपनी राय बनाना शुरू करें। उधर ड्रग्स के मामले में फंस चुकी रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कोर्ट के फैसले की कॉपी आज हमें मिल गई है। आपको याद होगा, शुक्रवार को मुंबई की अदालत ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन तब उन्होंने ये नहीं बताया था कि इनकार क्यों किया है, ये जमानत रिजेक्ट क्यों हुई है। जी न्यूज ने पूरा जोर लगाया था, वो सारे वीडियोस आपको दिखाए थे कि जिनमें वो खुद ड्रग्स लेती हुई दिख रही हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि उन्हें जमानत तो नहीं मिली, लेकिन आज अदालत ने कई बड़ी बातें ऐसी कही हैं। मेरे पास अदालत के उस आदेश की कॉपी है जिसके कारण रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली। इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इस आदेश के मुताबिक ड्रग्स की डिलीवरी और पेमेंट की पूरी जानकारी रिया चक्रवर्ती को होती थी। कई बार सुशांत की पसंद की ड्रग्स का फैसला भी रिया चक्रवर्ती ही करती थीं। ड्रग्स के लिए कई बार रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड से भी पैसे दिए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पास कई सबूत हैं जिससे यह साबित होता है कि रिया चक्रवर्ती जब जेल से बाहर जाएंगी तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और ड्रग्स सप्लाई करने वालों को भी अलर्ट कर सकती हैं। ऐसा अदालत ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अदालत ऐसा कह रही है। अब मैं आपको बताता हूं, अदालत ने यह लिखा है, फ्रॉम द रिकॉर्ड इट इज सीन दैट अक्यूज्ड एंड लेट सुशांत सिंह राजपूत वर इन लिव इन रिलेशनशिप। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए, अदालत यह कह रही है कि रिकॉर्ड देखने के बाद यह समझ में आता है कि सुशांत और रिया लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। पहली बड़ी बात। उसके बाद लिखा है, इट इज एलिजेड दैट अक्यूज्ड मतलब रिया चक्रवर्ती procured drug for Sushant Singh Rajput by financing them. For that, accused had asked her brother Shovik to arrange for the drug, and for them drug were arranged from the accused Zaid Vilatra और एक और नाम इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स अरेंज की थी और अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के जरिए ये खरीदी थी। फिर आगे लिखा है अदालत ने, NCB had recovered WhatsApp chats and other electronic evidence, यानी NCB के पास WhatsApp की चैट्स हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं। Some amount is also transferred via credit card of accused, कुछ पैसा रिया चक्रवर्ती के क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर किया गया है। Further, in the present crime, there is a recovery of commercial quantity of LSD from accused Anuj Keshwani. The investigation is at preliminary stage. Therefore, from the available record, it cannot be said that there are no reasonable grounds to connect the accused. रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। अदालत ने यह साफ कर दिया कि ऐसा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं उनका इस केस से संबंध है, उन्हें फंसाया नहीं जा रहा। फिर है, In addition, according to the prosecution, accused has taken the names of other persons. देखिए ये बड़ी बात है। अदालत कह रही है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ और लोगों के नाम भी लिए हैं। The investigation in respect of those persons is in process. जिनके नाम लिए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनमें वो लिस्ट भी हो सकती है बाकी की फिल्मी कलाकारों की जिसके बारे में ये पूरा विवाद हो रहा है।
If the accused is released on bail, then she will alert those persons and they will destroy the evidence. अदालत कह रही है कि अगर बेल पर छोड़ दिया रिया को तो रिया बाहर जाकर उन लोगों को अलर्ट कर देगी जिनके नाम इन्होंने लिए हैं और जो सबूत हैं उन्हें मिटा दिया जाएगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस को के साथ टेम्परिंग हो सकती है. एज डिस्कस्ड अबाव, कंसिडरिंग द एलिगेशंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, देयर इज अ बार टू रिलीज द अक्यूज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन. फिर सेक्शंस बताए हैं, इसलिए उनकी बेल को रिजेक्ट किया जा रहा है. अब आप सोच लीजिए कि इसमें 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं. रिया और सुशांत लिव इन रिलेशनशिप में थे, पहली बात जो अदालत खुद कह रही है. दूसरी बात, अदालत के इस आदेश में लिखा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदा करती थी और वो ही तय भी करती थी कई बार कि वो कौन सी ड्रग्स लेंगे. और तीसरी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ और लोगों के नाम भी लिए हैं जिनकी जांच एनसीबी कर रही है. इसलिए रिया चक्रवर्ती को नहीं छोड़ा जा सकता, जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जेल से बाहर निकली तो वो सबूतों को मिटा सकती हैं और उन लोगों की मदद भी कर सकती हैं जिनके नाम इसमें आगे चलकर शामिल हो सकते हैं. अब सोचिए, आज लोकसभा में एक सवाल भी पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर. एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि बॉलीवुड और ड्रग्स माफिया के बीच किसी साठगांठ के सबूत फिलहाल नहीं मिले हैं. यह सवाल केरल में कुन्नूर के कांग्रेस सांसद के सुधाकर ने पूछा था. जवाब में सरकार ने यह कहा है कि 28 अगस्त को एनसीबी ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जांच के मुताबिक कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं. फिलहाल जांच जारी है. यह भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूं. कुंबाकुडी सुधाकरण ये सांसद हैं कांग्रेस के, इन्होंने सवाल पूछा है और सवाल क्या है देखिए. वेदर द गवर्नमेंट हैज कंडक्टेड अ डिटेल्ड इंक्वायरी इन द नेक्सस बिटवीन people in the film industry and those involved in the drug trade during the COVID-19 lockdown. इन्होंने पूछा है लॉकडाउन के दौरान क्या सरकार ने कोई डिटेल्ड इंक्वायरी की है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और ड्रग ट्रेड में शामिल लोगों के बीच चल रहे नेक्सस को लेकर. और सरकार कह रही है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन नो सच एक्शनेबल इनपुट्स वर रिसीव्ड बाय एनसीबी रिवीलिंग द नेक्सस बिटवीन पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड ड्रग ट्रैफिकर्स. हाउएवर, अ केस इन दिस रिगार्ड हैज बीन रजिस्टर्ड बाय एनसीबी मुंबई ऑन 28/8/2020 और अब तक इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसकी जांच चल रही है. तो इन्होंने जो सवाल जो पूछा है, असल में सवाल भी इन्होंने ठीक से पूछा नहीं है और सवाल में इन्होंने ये डालकर कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऐसा क्या हुआ है, यह डालकर सरकार ने इन्हें उसी में फंसा दिया है और सरकार ने यह कह दिया कि लॉकडाउन के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ. यह बात सही है क्योंकि ये जो केस रजिस्टर किया गया है ये लॉकडाउन के दौरान नहीं किया गया, ये अनलॉक के दौरान किया गया है जब लॉकडाउन समाप्त हो चुका था. फिलहाल ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट चुका है, लेकिन कुछ बड़े कलाकार शांत बैठे हैं. यहां मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक मशहूर कविता की कुछ पंक्तियां आपको याद दिलाना चाहूंगा और वो पंक्तियां ये हैं. समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध. यानी सत्य और असत्य के युद्ध में जो तटस्थ हैं गलती उसकी भी है, समय उनका भी अपराध जरूर लिखेगा. सत्य और असत्य की लड़ाई में हमें हर हाल में अपना पक्ष चुनना होगा. जो लोग आज तटस्थ होकर बैठे हैं, जो लोग आज चुप होकर बैठे हैं, समय उनका अपराध भी एक दिन जरूर लिखेगा, क्योंकि इस समय पक्ष लेना बहुत जरूरी है. पूरे देश के लिए पक्ष लेना जरूरी है. आपको भी यह पक्ष लेना होगा और सबसे पहले हम पक्ष ले रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का. आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद पर एक बयान दिया है. गलवान घाटी और पेंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में हुई घटना के बाद पहली बार सरकार ने संसद में पूरी जानकारी दी है. लोकसभा में आज राजनाथ सिंह ने यह भरोसा दिलाया कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और सेना के जवान मातृभूमि की रक्षा में मजबूती के साथ तैनात हैं. संसद में रक्षा मंत्री ने चीन के बारे में आज 5 बड़ी बातें कही हैं. सबसे पहले उन्होंने बताया कि 29 और 30 अगस्त की रात को
चीन ने पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने उनके प्रयास विफल कर दिए। राजनाथ सिंह ने 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा पर भी संसद को जानकारी दी और कहा कि गलवान में हमारे जवानों ने चीन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हुए सीमा की सुरक्षा की है। रक्षा मंत्री के मुताबिक इस वर्ष अप्रैल के महीने से लद्दाख की सीमा पर चीन के सैनिकों और हथियारों की संख्या लगातार बढ़ी है। रक्षा मंत्री के मुताबिक LAC पर तनाव है क्योंकि चीन ने अपने इलाके में बड़ी संख्या में सैनिक और गोला बारूद इकट्ठा कर रखा है और इसके जवाब में भारत ने भी पूरी तैयारी की है। राजनाथ सिंह के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है और जरूरत के हिसाब से एक्शन लेने के लिए तैयार है। चीन की सेना ने जब LAC पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश की और उससे टकराव की स्थिति पैदा हुई। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि चीन लद्दाख में LAC में बदलाव करना चाहता है। इसी मकसद से चीन की सेना लगातार अतिक्रमण की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय सेना उसे जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी भी आवश्यक है। क्योंकि हम मौजूदा स्थिति का डायलॉग के जरिए समाधान चाहते हैं और हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। रक्षा मंत्री ने संसद से विपक्षी दलों और सरकार के संकल्प पर शक करने वालों को भी एक जरूरी संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की संसद को एक स्वर में यह संदेश देना चाहिए कि पूरा देश सेना के साथ मजबूती से खड़ा है। और इसके बाद रक्षा मंत्री ने चीन को लेकर भारत के 3 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत कि दोनों पक्षों को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, किसी भी पक्ष को एक तरफा तरीके से LAC के उल्लंघन की कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी भी देश को। तीसरा सिद्धांत ये कि दोनों देशों के बीच सभी मौजूदा समझौतों का पालन होना ही चाहिए। ये 3 सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की संसद को, तमाम सांसदों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह संदेश देना चाहिए चीन को कि भारत के तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ हैं। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसा होगा? क्या भारत के सारे विपक्षी दल चीन के खिलाफ एकजुट हैं? क्या चीन के चाटुकार इस समय चीन का साथ छोड़कर भारत का साथ देंगे? क्या ये सारे नेता राजनीति छोड़कर एक बार के लिए एक स्वर में चीन के खिलाफ आवाज उठाएंगे भारत की संसद से? हमें इस पर शक है। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ दूसरा मोर्चा कूटनीति का है। यहां पर भी भारत लगातार उसकी चालों का जवाब दे रहा है और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत चीन को टक्कर देने वाली ताकत के तौर पर अब उभर रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। पूरी दुनिया ने शायद यह सोचा नहीं था कि भारत इतनी मजबूती से चीन को टक्कर दे सकता है। एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भारत ने अपनी जगह बना ली है। भारत अगले 4 वर्षों तक इस परिषद का सदस्य रहेगा। इस सीट को पाने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था, 3 देशों के बीच। भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, उनका वोट मिला, जबकि चीन के साथ किसी महत्वपूर्ण देश ने उसका साथ नहीं दिया। यानी भारत ने चीन को हराकर यह सीट ले ली है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली हार है चीन की भारत के हाथों। पिछले कुछ समय में भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव
दिख रहा है। अब तक भारत को विदेश नीति के मामले में एलिफेंट यानी हाथी कहा जाता था, लेकिन अब भारत की विदेश नीति में हाथी के बजाय शेर की तरह एक आक्रामकता आ चुकी है। पहले भारत की विदेश नीति में बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीरे होती थी, अब इसमें मौके और जरूरत के हिसाब से तेजी आ रही है। पहले विश्व के मंच पर भारत किसी हाथी की तरह एक साइलेंट प्लेयर यानी मौन खिलाड़ी की तरह रहता था, अक्सर तटस्थ रहा करता था। वही तटस्थता की बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कही थी, अब तटस्थता नहीं चलती, अब आपको पक्ष लेना ही होगा, और वही भारत अब कर रहा है। अब भारत तटस्थ नहीं है, लेकिन अब वो एक्टिव है और अपनी उपस्थिति दुनिया को बता रहा है। हाथी ताकतवर होने के बावजूद आक्रामक नहीं होता, लेकिन शेर शक्तिशाली और आक्रामक दोनों होता है। ऐसे में यह तुलना अब भारत के लिए ज्यादा सटीक दिखती है। शेर कभी भी अपने मन के भाव को चेहरे पर नहीं दिखाता। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना ही विस्तारवाद पर प्रहार किया था। चीन ऐसा देश है जो ताकत की भाषा ही समझता है। अब तक वो भारत के साथ दादागिरी करता रहा है, क्योंकि भारत ने ताकत की भाषा उससे कभी बताई ही नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। अब चीन समझौतों और यथास्थिति की बातें करने लगा है। भारत की तरफ से बने दबाव के कारण ही चीन अब भारत को उन समझौतों और संधियों की याद दिला रहा है जिन्हें वो खुद समय समय पर तोड़ता आया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज एक और बयान जारी किया है। आपको ये बयान सुनाते हैं ताकि आप समझ सकें लद्दाख की घटनाओं के बाद से चीन किस हद तक अब दबाव में आ गया है, और भारत ने जो ताकत की भाषा में उसे जवाब दिया है, अब जो जवाब आया है, अब जो भाषा भारत बोल रहा है, यही भाषा चीन को समझ में आ रही है। 9月14日晚，习近平主席同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行了视频会晤。这是年内中欧之间最高层级的一次重要会晤，也是在百年变局和世纪疫情交织的背景下，中欧之间一次重要的战略沟通。 इस बीच लद्दाख में भारतीय सेना सर्दियों के लिए अब पूरी तैयारी कर रही है। सर्दियों में लद्दाख का तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है, और ये ऐसा मौसम होता है जहां पर वहां किसी के लिए भी अपनी सेना को तैनात करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में राशन, हथियार और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। भारतीय सेना ने आज लद्दाख में एक बड़ा अभ्यास किया है, जिसमें आने वाले समय के लिए तैयारियों का एक ड्राई रन किया गया। ये चीन के खिलाफ भारत का सैन्य मोर्चा है, जिसके बारे में आपको बताने के लिए जी न्यूज की टीम इस समय लद्दाख में है, और वहीं से आपके लिए हमने ये खास ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आपको भी देखनी चाहिए, और चीन के लोगों को, चीन की सेना को भी ये रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने सर्दियों में भारतीय सेना की सप्लाई लाइन टूटने की अफवाहें फैलाई थी। चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने यह भी कहा था कि सर्दियों में सड़कें और पास बर्फबारी की वजह से बंद हो जाएंगे और भारतीय सैनिकों को खाना तक नहीं मिलेगा, वो सर्दी में अकड़ जाएंगे। आज हम आपको ये बताते हैं कि आने वाली सर्दियों या और किसी मुसीबत के लिए भारतीय सेना की लॉजिस्टिक की तैयारी कैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियों के जरिए हर जरूरी चीज का, चाहे वो राशन हो, खास कपड़े हो, फ्यूल हो, दवाइयां हो, टेंट हो, का एक अविरल प्रवाह बना दिया गया है, जो लगातार दिन रात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ बह रहा है। लद्दाख से चीन के प्रोपेगेंडा को फेल करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर लगातार रसद और सेना के लिए जरूरी सामान लेह एयरपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इस सामान को दुर्गम इलाकों में जल्द पहुंचाने का काम वायुसेना के शिनूक हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। ताकि 16 और 17 हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद जवानों को सर्दी से बचाया जा सके।
चिनूक हेलीकॉप्टर एक बार में 10 टन तक सामान ले जा सकते हैं। और इस मिशन को सुरक्षित रखने के लिए आसमान में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। भारतीय सैनिक LAC पर चीन के सैनिकों के मुकाबले टॉप पर है और सर्दियों में भी वो अपनी जगह पर तैनात रहे, इसके लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। हम इस वक्त जहां खड़े हैं वो एक अंडरग्राउंड फ्यूल टैंकर है और इसकी कैपेसिटी यानी इसकी क्षमता 4 लाख लीटर है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है। लेह से आगे जो भी फौज है उसको गाड़ियों के लिए, दूसरी चीजों के लिए, खाना बनाने के लिए, कमरा गर्म करने के लिए, हर चीज के लिए ईंधन की जरूरत होती है और सर्दियों में ये खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इस बार वो चैलेंज लगभग 5 गुना ज्यादा है। नीचे से टैंकर्स आते हैं और ये एक बार में 16 टैंकर अपना फ्यूल इस अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक में डालते हैं। उसके बाद इसको बैरल्स में डाला जाता है क्योंकि आगे फॉरवर्ड में ले जाने के लिए इन ट्रक्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। उनको बैरल्स में डाला जाता है और बैरल आगे फॉरवर्ड में पहुंचाए जाते हैं। सर्दियों में लद्दाख के कई इलाकों का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगले 7 से 8 महीनों तक सैनिकों को खास टेंट की जरूरत होगी। इनके अंदर हीटर की मदद से तापमान आरामदायक रहेगा और सैनिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस ऊंचाई पर हर सैनिक को सर्दी से बचकर देश की सुरक्षा करते रहने के लिए कुल 21 आइटम दिए गए हैं। इनमें 3 लेयर के गर्म कपड़े, 3 लेयर के दस्ताने मोजे और गर्म टोपी शामिल है। सैनिकों को फ्रॉस्ट से बचाने के लिए खास तरह के जूते भी दिए गए हैं। हमारी स्टॉकिंग लेवल्स चाहे वो राशन की हो, फ्यूल ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो जिसमें बुखारी और कैरो हीटर शामिल हैं, या एमुनेशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में हैं। और जहां जहां जो जो चीज पहुंचनी चाहिए वो चीजें वहां वहां पहुंच चुकी हैं। कोई भी फौज बिना भोजन के एक कदम नहीं चल सकती है। ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को खासतौर पर सर्दियों में हाई कैलोरी वाले विशेष राशन की जरूरत होती है। आर्मी सर्विस कोर ने जवानों के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह के भोजन की व्यवस्था की है। इनमें सूखे मेवे, चॉकलेट्स, रेडी टू ईट खाने के पैकेट और सूखी मिठाइयां जैसी चीजें हैं। रेडी टू ईट राशन भी है जो DRDO ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार किया। जैसे ये अंडे का पाउडर है, जब इसको खाना हो इसका इस्तेमाल करें और वो जरूरी कैलोरी हासिल हो जाएगी। ये वेरका का मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर दूध बनाने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, आपको जरूरी कैलोरी मिलती जाएगी। इसी तरह से दूसरी चीजें हैं, ये कॉफी पाउडर है। ये खास तौर पर जो सुखाई गई सब्जियां हैं, भारतीय सिपाही बगैर सब्जियों के खाना पसंद नहीं करता। ये सुखाया हुआ प्याज है, इसको निकालकर नमक के पानी में थोड़ी देर हल्का गर्म करें और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। खास तौर पर ऐसी चीजें कि जो स्वाद में भी अच्छी लगे और पोषण में मिले। ये टिंड मैंगो है, आम का फल, लेकिन टिंड है, प्रिजर्व्ड है। ये आलू की स्लाइसेस उसी तरह से सुखाई हुई, प्रिजर्व की हुई। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। आपको जानकर गर्व होगा कि लेह में भारतीय सेना के लिए सभी जरूरी चीजें इतनी मात्रा में इकट्ठी कर ली गई हैं जो अगले 14 महीने के लिए पर्याप्त होंगी। यानी सर्दियों की शुरुआत होने से पहले ही भारतीय वायुसेना की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये तस्वीरें देखकर चीन की सेना को बहुत दुख होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। अब हम सिर्फ 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आपको याद होगा कल हमने चीन के डिजिटल जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया था, कैसे चीन हमारे देश के लोगों पर जासूसी कर रहा है। हमारे देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स की जासूसी हो रही है। और जिस वियतनाम के जिस प्रोफेसर ने यह खुलासा किया है, जिस डेटा एनालिस्ट ने यह पूरा खुलासा किया है, उससे आज हमने बात की है और उस डेटा एनालिस्ट ने कुछ और बड़े खुलासे आज किए हैं, वो हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा, मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। अब हम भारत में चीन के डिजिटल जासूसी नेटवर्क के बारे में आपको एक और बड़ी जानकारी देंगे। कल हमने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री समेत देश के कई बड़े बड़े नेताओं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, आर्मी चीफ, इन सब लोगों की चीन जासूसी करवा रहा है। करीब 10,000 भारत में ऐसे लोग हैं जिनकी जासूसी के बारे में यह रिपोर्ट वियतनाम के एक प्रोफेसर जिनका नाम है क्रिस्टोफर बैल्डिंग ने तैयार की है। क्रिस्टोफर बैल्डिंग वर्ष 2018 में बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी में काम करते थे और अब अपनी सुरक्षा में खतरे के बाद वो वियतनाम से अमेरिका जा चुके हैं। सोचिए, इस प्रोफेसर को भी अब अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है और ये वियतनाम छोड़कर अमेरिका जा चुके हैं। और आज हमारे सहयोगी चैनल व्योन ने इनसे बात की अमेरिका से और इन्होंने चीन द्वारा करवाई जा रही इस जासूसी के बारे में कई बड़ी जानकारियां दी हैं। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई है वो ये कि किसी खास व्यक्ति के मोबाइल फोन पर आने वाली सभी जानकारियों को चीन की सरकार देख भी सकती है और सुन भी सकती है। आपके मोबाइल फोन पर आने वाले टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो और वीडियो कॉल, यानी हर तरह के कंटेंट तक चीन की पूरी पहुंच है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन अब भी भारत के 10,000 लोगों की निगरानी कर रहा है। इस खुलासे के बाद भी इन लोगों के मोबाइल फोन्स पर नजर रखी जा रही है। इस लिस्ट में कल हमने आपको वो लिस्ट बताई थी, सब लोग हैं उसमें भारत के राष्ट्रपति, उनका परिवार, भारत के प्रधानमंत्री, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक और उनके परिवार और उनके सारे दोस्त
उनका जो सोशल सर्कल है सब पर नजर रखी जा रही है। मीडिया में भी कुछ लोगों पर नजर रखी जा रही है, जिनमें एक मेरा नाम भी शामिल है। अब आप ये समझ लीजिए कि जब हम आपको कुछ खबर बताते हैं, उस खबर की प्लानिंग करते हैं, और अगर उन्होंने मेरा फोन उस पर निगरानी रखी हुई है, अगर मेरा फोन हैक करके रखा है या मेरे फोन का सारा कंटेंट उनके पास जा रहा है, तो मैं और मेरा परिवार हम किससे बात करते हैं, किससे वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, क्या टेक्स्ट मैसेज करते हैं, और हम अपने इंटरनेट पर क्या सर्फिंग कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमारे मेल्स, हम क्या योजनाएं आगे बना रहे हैं, जी न्यूज पर अगली खबर क्या होने वाली है, ये सारी जानकारी चीन अपने पास रख रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। और आखिरी जो बात है जो इस डेटा एनालिस्ट ने हमें बताई है, वो ये कि चीन की कंपनी ने भारत के लगभग 10,000 लोगों के डेटा को मिलाकर एक सुपर डेटाबेस तैयार किया है, और इस सुपर डेटाबेस की मदद से चीन को यह जानकारी मिलती है कि भारत और भारत के लोगों के विचारों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। यानी यह मामला कैम्ब्रिज एनालिटिका के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर किया गया है। आपको याद होगा, ब्रिटेन की एक बड़ी कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर यह आरोप लगा था कि उसने करोड़ों वोटर्स के डेटा का इस्तेमाल करके उन्हें प्रभावित किया था। अब आप क्रिस्टोफर बाल्डिंग की बातें सुनिए, जिसमें उन्होंने चीन के इस जासूसी नेटवर्क के बारे में हमें ये बड़ी बड़ी बातें अमेरिका से बताई हैं। And I think one of the key issues is for individuals and institutions in India and around the world that are going to be targets of China to recognize their vulnerabilities, to recognize that they are targets of Chinese influence operations, and for governments to recognize that this is how China is behaving, and how can we address this as countries that are worried about democratic states. If you use a Chinese phone, all of the data that is on that Chinese phone is likely being stored in China. And so that means that most Indian personal data, if it's on that phone, is likely being stored in China. So the type of thing that the Indian government may want to revisit is, what are the data privacy, security, and localization laws that are influencing the data storage of Indian consumers? ये बहुत खतरनाक बात है, और हो सकता है अभी तक आपने इस बात को बहुत गंभीरता से ना लिया हो, क्योंकि अगर भारत में वैसे भी ज्यादातर लोग चीन के बने फोन खरीदते हैं, मोबाइल फोन, ये सोचकर कि ये सस्ते हैं और इनमें फीचर्स ज्यादा हैं, लेकिन आपको इस बात को लेकर सावधान रहना होगा कि अगर आपके पास मेड इन चाइना फोन है, तो चीन की सरकार को और चीन की कंपनियों को किसी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है आपका पूरा डेटा खींचने के लिए। चीन में बना हुआ फोन सीधे तौर पर आपके सारे डेटा को चीन की कंपनियों और चीन की सरकार तक पहुंचा रहा है अभी भी, और इसीलिए भारत सरकार ने चीन में बनी बहुत सारी ऐप्स को बैन किया था। आपको याद होगा, चीन जिन भारतीयों की जासूसी करवा रहा है, उनमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सैनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, संपादक और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के नाम हैं। इनमें एक नाम मेरा भी है, जैसा मैंने आपको बताया, और उसकी वजह यह है कि जी न्यूज ने लगातार देश के 137 करोड़ लोगों को चीन के प्रोपेगेंडा से बचाने की कोशिश की है, और भविष्य में भी हम लगातार आपके हित में ये सारी खबरें दिखाते रहेंगे। चीन चाहे तो हमारे सारे फोन हैक कर सकता है, चीन चाहे तो जितनी चाहे निगरानी कर सकता है, और चीन ये जानना चाहता है उसके जो दुश्मन है भारत में वो क्या योजना बना रहे हैं। और इस लिस्ट में कई लोग ऐसे भी हैं जो चीन की चाटुकारिता करते हैं, जिन्होंने चीन के साथ हाथ मिलाया हुआ है, जिन्होंने चीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वो लोग भी इस लिस्ट में हैं। तो चीन दोनों लोगों पर नजर रख रहा है, जो उसके शुभचिंतक हैं, चीन के जो चाटुकार हैं, वो ये देखना चाहता है कि हमारे चाटुकार क्या कर रहे हैं, और वो ये भी देखना चाहता है कि हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं। और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके कार्ड का डेटा चोरी हो जाए तो आपकी जिंदगी भर की कमाई खतरे में पड़ सकती है। आपके क्रेडिट कार्ड का कोई भी डेटा चोरी हो जाए, आपके फोन का कोई भी डेटा चोरी हो जाए। आज आपके बैंक के सारी डिटेल्स आपके फोन में होती हैं, मेरी भी सारी डिटेल्स मेरे फोन में है, आपके परिवार की सारी डिटेल्स आपके फोन में होती हैं। आप किससे बात करते हैं, किससे चैट करते हैं, सारी डिटेल्स आपके फोन में है। लेकिन अगर कोई कंपनी आपका यह डेटा चुराकर आपके विचारों को भी प्रभावित करे तो आपके देश के भविष्य पर खतरा हो सकता है। और चीन इस समय यही करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको आर्थिक धोखा भी दे सकता है और वैचारिक धोखा भी दे सकता है। और अब आखिर में डीएनए में
हम इस्लामी कट्टरपंथियों की बाबर वाली सोच का विश्लेषण करेंगे। कल डीएनए में हमने आपको बताया था कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद कैसे अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश कर रहा है। 41 दिन पहले 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था और जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने इसी दिन यह धमकी दी कि मंदिर निर्माण रोकने के लिए उसके आतंकवादी अपनी जान देने से भी चूकेंगे नहीं। मसूद अजहर की यह सोच मुगल आक्रमणकारी बाबर की तरह है और आपने देखा होगा कि इस्लाम के जो कट्टरपंथी हैं लोग, वो मुगलों को उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं, उन्हें अपना नायक मानते हैं और बाबर को तो खासतौर पर वो अपना नायक समझते हैं। वर्ष 1528 के आसपास बाबर ने ही अयोध्या में राम मंदिर को नष्ट करवाया था। यानी ये सारे आतंकवादी और ये मसूद अजहर राम मंदिर निर्माण को रोकने के लिए जो जान देने की बात कर रहा है, वो वही बात दोहराना चाहता है जो बाबर ने 500 साल पहले किया था। आप इसे इस्लामी कट्टरपंथियों की बाबर वाली सोच भी कह सकते हैं। ये बाबर से बहुत प्रभावित है और इसी बात को लेकर तो ये हमेशा ये बात करते रहते हैं, चाहे वो भारत में भी इस्लामी कट्टरपंथी हों, कि हम भारत पर राज करते आए हैं। मुगलों के जमाने में हमारा राज था भारत में और आप सोचिए हमने हमारे राज के दौरान, यानी जब मुगलों का राज था, तो हमने आपका क्या हाल किया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। भारत और दुनिया के करोड़ों लोगों ने, सैकड़ों करोड़ लोगों ने इस तस्वीरों को टीवी पर देखा था। लेकिन इस्लामी कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को राम मंदिर निर्माण से परेशानी हो रही है और 5 अगस्त को ही मसूद अजहर की तरफ से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली गई। ये पोस्ट में क्या लिखा है? मसूद अजहर की तरफ से लिखी गई पोस्ट का शीर्षक था ए मां ए बाबरी मस्जिद तुझे सलाम। ए मां ए बाबरी मस्जिद तुझे सलाम। आतंकवादी मसूद अजहर कहता है वो बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता है। मसूद अजहर आगे लिखता है कि येलो मंकी यानी भगवा वस्त्र पहने हुए लोग राम मंदिर की आधारशिला के लिए जमा हुए हैं। मसूद अजहर लिखता है राम मंदिर निर्माण से आतंकवादियों में बेचैनी है और वो इसे पूरा नहीं होने देंगे। और यह आगे कहता है कि राम मंदिर का निर्माण गैर कानूनी है और आतंकवादी इसे रोकने के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। यह मसूद अजहर का पोस्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट, जो अभी हमने आपको दिखाया है, आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान और उसके यहां पनप रहे आतंकवादियों के लिए हमेशा से कट्टर इस्लामी हमलावर आदर्श रहे हैं और भारत में भी बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी हैं जिनके ये आदर्श हैं। पाकिस्तान को बाबर हमेशा याद रहता है। भारत में भी बहुत कट्टरपंथी ऐसे हैं जो बाबर को अपना आदर्श मानते हैं। मुगल शासक बाबर का अगर इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा वो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। 1526 में उसने पानीपत के युद्ध में सिकंदर लोदी को हराया था और उसके बाद उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। यानी बाबर को भारत में एक क्रूर आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन यही बाबर आज पाकिस्तान का और भारत के जो कट्टरपंथी हैं, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनका आदर्श है। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल के नाम भी बाबर, गजनी और गजनवी के नाम पर रखे हैं। पाकिस्तान को कभी भी धर्मनिरपेक्षता में यकीन नहीं रहा। पाकिस्तान को वो मुस्लिम भी पसंद नहीं है जिनकी छवि सेकुलर रही हो। आज हम आपके सामने 2 नाम रखना चाहते हैं और इन सारे कट्टरपंथियों को ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने बाबर को ही चुना, बाबर को ही क्यों चुना, मिर्जा गालिब को क्यों नहीं चुना। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी के महान शायर थे। वो आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर भी थे। मिर्जा गालिब की शायरी और गजलें आज भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उससे शायद सीखते नहीं। पाकिस्तान को और भारत के कट्टरपंथियों को मिर्जा गालिब जैसी सोच वाले लिबरल मुस्लिम बिल्कुल पसंद नहीं आते। लिबरलिज्म आजकल फैशन तो बहुत है, लेकिन ये इस लिबरल को भूल गए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के किसी बड़े नेता या आतंकवादी के लिए मिर्जा गालिब आदर्श रहे हों। उन्होंने कभी मिर्जा गालिब के नाम का कहीं इस्तेमाल भी किया हो। मिर्जा गालिब ने कहा था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। पाकिस्तान में जिस जन्नत का हवाला देकर आतंकवादियों को भारत के खिलाफ तैयार किया जाता है, ये कहा जाता है कि आप अपनी कुर्बानी दीजिए, जिहाद में शामिल होइए, आपको जन्नत नसीब होगी, जो ये कहा जाता है, उसी जन्नत के इस कॉन्सेप्ट पर मिर्जा गालिब ने चोट की थी। जब मिर्जा गालिब ने ये बातें लिखी होंगी, उस वक्त शायद आतंकवाद नहीं था।
उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका ये शेर आज के हालात में फिट बैठ जाएगा, लेकिन कट्टरता और आतंकवाद को आदर्श मानने वालों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। कट्टरपंथियों को कभी ये बात समझ में नहीं आएगी। तो आज हमने ये सोचा है कि हम उस जमाने के ऐसे शायरों को, ऐसे मुस्लिम शायरों को आपके सामने आज पेश करेंगे धीरे धीरे हर बार, जिन्होंने सेक्युलरिज्म की बात की है, जिन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की बात की है, जिन्होंने जन्नत के इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक नए सिरे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन आज के जो कट्टरपंथी हैं वो मिर्जा गालिब के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, और मिर्जा गालिब ने तो तभी कह दिया था कि ये जन्नत का जो ख्याल है वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो जन्नत है ये सिर्फ दिल को खुश करने के लिए है, ये जन्नत तो असल में यहां है। इसके बारे में हम लगातार आपसे अब चर्चा करते रहेंगे। अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। स्पर्श से जगते हैं, कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं, कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में
जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की।
सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज,
परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। भारत के आधिकारिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन की स्थापना आज ही के दिन वर्ष 1959 में हुई थी। हालांकि दूरदर्शन का नियमित प्रसारण वर्ष 1965 में शुरू हुआ था। वर्ष 1965 में ही 5 मिनट के खबरों के बुलेटिन की शुरुआत की गई थी और इसके बाद दूरदर्शन के जरिए हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक देश भर में काफी लोकप्रिय हुए। वर्ष 1992 में देश में पहला प्राइवेट सैटेलाइट चैनल जी टीवी लॉन्च हुआ था, जिसने पहली बार दूरदर्शन के एकाधिकार को तोड़ा था। आज मनोरंजन और न्यूज के क्षेत्र में जी ग्रुप सबसे बड़ी कंपनी है, जो 80 चैनल्स के माध्यम से आप तक सामाजिक सरोकारों के साथ मनोरंजक कार्यक्रम और न्यूज पहुंचाता है। आज भारत में सैकड़ों टीवी चैनल हैं, लेकिन दूरदर्शन की आज भी एक विशेष जगह बनी हुई है। वर्ष 1935 में आज ही के दिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने धार्मिक अल्पसंख्यक यहूदियों की नागरिकता के अधिकार छीन लिए थे। इसे न्यूरेमबर्ग लॉज के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ उन्हें सरकारी पदों से बेदखल कर दिया गया था। उन्हें जर्मन मूल के लोगों से विवाह करने की भी इजाजत नहीं थी और जर्मनी में तमाम दुकानों और होटल्स के बाहर ये लिख दिया गया था, जूज नॉट वेलकम, यानी यहूदियों को यहां प्रवेश की अनुमति नहीं है। जाने माने इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1860 में हुआ था। उनके जन्मदिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने मैसूर के कृष्णा राजा सागर बांध के निर्माण में चीफ इंजीनियर के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने ही पानी रोकने वाले ऑटोमेटिक फ्लड गेट का डिजाइन तैयार किया था और उसे पेटेंट कराया था। उन्होंने हैदराबाद को बाढ़ से बचाने वाला एक सिस्टम भी तैयार किया, जिसके बाद उनकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। वर्ष 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंजीनियर्स डे के मौके पर खास बात यह है कि भारत में हर वर्ष 15 लाख नौजवान इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन इनमें से आधों को भी मनचाही नौकरी नहीं मिलती। भारत में रोजगार का आकलन करने वाली एक कंपनी एस्पायरिंग माइंड्स के मुताबिक देश भर में हर वर्ष 80% इंजीनियर बेरोजगार रह जाते हैं। और आज ही के दिन वर्ष 1876 में महान साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। शरत चंद्र की रचनाएं सामाजिक प्रथाओं, अलग अलग जीवन शैलियों और ब्रिटिश भारत में लोगों के संघर्ष को सामने रखती थी, उन्हें दर्शाती थी। उन्होंने अपने लोकप्रिय उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। परिणीता, चरित्रहीन, देवदास और श्रीकांत उनकी कुछ यादगार रचनाएं हैं और माना जाता है कि उनके लिखे उपन्यासों और छोटी कहानियों पर अलग अलग भारतीय भाषाओं में करीब 50 फिल्में भी बन चुकी हैं। शरत चंद्र के उपन्यास देवदास पर 16 अलग अलग फिल्में बनाई जा चुकी हैं।
तमिल राजनीति में सबसे खास जगह रखने वाले तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1909 में हुआ था। अन्नादुरई तमिल भाषा के सम्मानित लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने 1949 में अपनी राजनीतिक पार्टी DMK की स्थापना की थी। वर्ष 1969 में मद्रास स्टेट का नाम बदलकर तमिलनाडु होने के बाद वो 20 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उनकी अंतिम यात्रा में 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और सन 1890 में आज विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास अगाथा क्रिस्टी का जन्म हुआ था। अगाथा क्रिस्टी को अपराध से जुड़े उपन्यासों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 66 जासूसी उपन्यास और 14 लघु कथा संग्रह लिखे थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अगाथा क्रिस्टी को बेस्ट सेलिंग फिक्शन राइटर माना गया है। दुनिया भर में उनकी किताबों की अब तक 200 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं और उनकी मशहूर किताबें हैं द ABC मर्डर्स और मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इंजीनियरिंग से हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ी है। जिंदगी में रफ्तार जरूरी है, पर कब ये रफ्तार कितनी हो, इस पर हमेशा आपकी कमान होनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। रात 10:30 बजे के स्पेशल शो न्यूज कैमरा और एक्शन